हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पार्ट 2 में। तो हमने इससे पहले देख लिया था जो जीव जनन किस प्रकार से करते हैं। हम इस टॉपिक पर बात कर रहे थे क्लास 10th के लिए। तो इसमें हमने जो मानव में प्रजनन तक उसमें देख लिया था, तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। तो अब देखेंगे मानव में किस प्रकार से प्रजनन संभव होता है, मानव में क्यों प्रजनन की जरूरत पड़ती है, जनन क्यों आवश्यक होता है। इनके बारे में हमने आपके बारे में एक एक के बारे में आपके एक एक क्वेश्चन के बारे में आपको इसमें देखने को मिलेगा आंसर। तो मानव में प्रजनन देखते हैं। तो मानवों में लैंगिक जनन होता है। ऑब्वियस सी बात है, मानव में लैंगिक जनन क्यों होता है। तो मानवों में जो लैंगिक जनन होता है इसमें क्या होती है, एक मादा होती है और एक नर पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ही जो इसमें लैंगिक जनन आवश्यक होता है। अब लैंगिक जनन में क्या होती है, इसमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो उसके बारे में हम आगे आपसे इसमें चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम देखेंगे इसमें लैंगिक परिपक्वता। लैंगिक परिपक्वता का क्या होती है। तो लैंगिक परिपक्वता के हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक मनुष्य होता है, मनुष्य में जैसे मादा और, तो जिस प्रकार से जब उनका यौवनारंभ स्टार्ट हो जाता है तो उनसे हम, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम लैंगिक परिपक्वता कहते हैं। तो जीवन का वह काल है ये जो नर में शुक्राणु और मादा में अंडकोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ये वह एक टाइम पीरियड होता है जो जीवन में काल में, जो नर में तो क्या होता है, जो शुक्राणु स्पर्म होते हैं, और जबकि जो मादा में ओवम, जिसे हम अंडकोशिका का जो निर्माण शुरू हो जाता है, उसी किशोरावस्था की जो अवधि होती है उसे हम यौवनारंभ कहते हैं। यौवनारंभ पर जो क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यौवनारंभ जो एक अवस्था होती है, एक फेज होती है, उसमें किस प्रकार से चेंजेज होती है। जिस प्रकार से मनुष्य में चेंजेज होते हैं, जिसमें लेडी में अलग चेंजेज होते हैं, और जो मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में भी एक प्रकार से चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसमें देखेंगे हम किशोरों में एक समान होते हैं। इसमें देखते हैं हम, तो हम किशोरों में देखते हैं तो किशोरों में क्या होते हैं, जो कांक और जो जननांग के पास में क्या होते हैं, जो गहरे बाल आना उग जाते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं, जो मनुष्य में अगर बात करते हैं हम, तो इसमें जो कांक और जन्नांग के पास में जो गहरे बाल होते हैं, ब्राउन कलर के जो बाल होते हैं, वो उगना स्टार्ट हो जाते हैं। और त्वचा पर जो तेलीय होना, जो त्वचा पर जो तेलीय पदार्थ होता है वो निकलना, और तथा मुहासे निकलना पर ये क्या हो जाता है, यौवनारंभ प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार हम सेकंड देखते हैं लड़कियों में। तो लड़कियों में क्या होता है, जो स्तन होते हैं उनके आकार में क्या होती है, वृद्धि होने लग जाती है। तथा जो रजोधर्म, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, वो ये मेंस्ट्रुअल सर्कल जिसे हम कह सकते हैं, उसका क्या होता है, ये प्रारंभ हो जाता है। अगर लड़कों में देखते हैं तो लड़कों में किस प्रकार से हम, तो लड़कों पर क्या होती है, जो दाढ़ी मूंछ का निकलना। तो जो लड़कों में अगर देखते हैं तो लड़कों में क्या होता है, जो दाढ़ी मूंछ का निकलना, और जो आवाज़ होती है यानी लैरिक्स, जिसे हम कह सकते हैं मनुष्य में जो आवाज़ को क्या कहते हैं, तो लैरिक्स। तो लैरिक्स में क्या होता है, फटना होता है। तो लैरिक्स का फटना, आवाज़ का फटना, ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। तो इन इन परिवर्तन या फिर इन चेंजेस के कारण हम समझ सकते हैं कि ये एक किशोरावस्था है। अब हम देखेंगे इसके बाद में नर जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। अब हम नर जनन तंत्र देखेंगे। नर जनन तंत्र में हमको सबसे पहले जो, अगर हम बात करते हैं तो वृषण जैसे टेस्टी, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसकी उपस्थिति के बारे में देखेंगे हम, ये किस प्रकार से कार्य करता है। एक एक के बारे में आपको एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आपको इसमें आंसर देखने को मिलेंगे। तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सभी जो क्लास 10th की है इसमें ऑब्जेक्ट क्वेश्चन एवं जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है आपको प्रीपर से कराए जाएंगे। तो इसमें हम वृषण के बारे में बात करते हैं। तो वृषण क्या होते हैं, तो वृषण के बारे में अगर बात करते हैं तो नरजनन तंत्र में एक ये जो लैंगिक जनन में जो पार्टिसिपेट करता है वो एक तरह से क्या होता है, ये वृषण होते हैं। तो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर क्या होते हैं, वृषण कोश में ये उपस्थित होते हैं। अगर इनकी उपस्थिति की बात करते हैं तो ये उदर गुहा के बाहर ये वृषण कोश में इनकी उपस्थिति होते हैं। और वृषण कोश तापमान की तुलना में अगर बात करते हैं तो वृषण कोश का जो तापमान होता है वो जो शरीर का टेम्परेचर होता है उससे क्या होता है, लेस यानी कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। जो जो वृषाणु जो
वृषण होते हैं, जो वृषण कोष होते हैं, उनका जो अगर बॉडी टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो उनसे कम होता है, जहाँ पर वे शुक्राणु में बनने में क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। अब नर युग्मक की बात करते हैं तो अगर हम नर युग्मक की बात करते हैं तो वो क्या होता है, शुक्राणु, जो कि कहाँ पर बनते हैं, ये वृषण कोष में ये बनते हैं। इसमें वृषण ग्रंथि होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है, और टेस्टोस्टेरोन्स के अगर हार्मोन की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं जो शुक्राणु होते हैं उसके उत्पादन में ये नियंत्रण करते हैं, और लड़कों में यौवनारंभ, और हम देखते हैं कि जो लड़कों में होता है वो क्या होता है, यौवनारंभ, जो यौवनावस्था होती है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम सेकंड बात करेंगे शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी क्या होती है, जो शुक्राणुओं को क्या करती है, जो वृषण से ये शिशन तक पहुंचाने का जो कार्य करती है वो क्या करती है, शुक्रवाहिनी। अगर आपसे पूछते हैं कि शुक्राणुओं को किसकी सहायता से ये शिशन तक पहुंचाती है, तो किसकी सहायता से पहुंचाती है, शुक्रवाहिनी की सहायता से ये शिशन तक पहुंचाती है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड मूत्रमार्ग। ये मूत्रमार्ग और वीर्य दोनों का ये बाहर आने का ये मार्ग होता है, यानी ये जो मूत्र होता है यानी टॉयलेट, और जो कि जो सीमेन होता है, जो दोनों का ये बाहर आने का जो आउट ऑफ वे होता है, जो कि बाहरी आवरण के साथ इसे शिशन कहते हैं। जो बाहरी आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, शिशन कहते हैं। इससे संबंधित अगर ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे हम, तो इनसे संबंधित हम ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो ग्रंथियाँ पाई जाती है वो क्या है, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि। ये अपने स्त्राव शुक्रवाहिनी में क्या होते हैं, डालते हैं। इससे क्या क्या होता है इसके माध्यम हम समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। तो शुक्राणु इससे क्या होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, तरल माध्यम में आ जाते हैं, और ये माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। तो न्यूट्रिएंट भी जो अगर प्रदान करता है, इसे स्थानांतरण की सहायता करता है। वृषाणु जो शुक्राणु तथा ग्रंथियों के स्त्राव मिलकर क्या होते हैं, जो वीर्य का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि वीर्य किस प्रकार से बनता है, तो किस प्रकार से होता है, शुक्राणु तथा जो ग्रंथियां होते हैं उनके स्त्राव से मिलकर क्या होता है, वीर्य का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से। जो ये नीचे आपको दिखाया गया है ये वृषण होता है, जबकि इसके ऊपर जो आवरण होता है वृषण कोष में क्या होते हैं, रखे होते हैं, एक तरह से स्थित होते हैं। देन इसके बाद में जो आपको ये आवरण के ऊपर जो आपको जो मूत्राशय है, ये जहाँ पर ये मूत्र इकट्ठा होता है, जबकि ये मूत्र नलिका है जिससे शरीर के अन्य जो पार्ट से जो मूत्र इकट्ठा होकर यहाँ पर इकट्ठा होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो इसके जो बाद में अगर ये शिशन के माध्यम से कहाँ आता है, टॉयलेट बाहर आता है। इसी से जो सीमेंस होता है वो जिसकी हम बात करते हैं, जो शुक्राणु होते हैं वो बाहर आते हैं। इसके बाद में जो इसके जो ये प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करते हैं, तो इस प्रकार से ये जो मूत्राशय के जस्ट नीचे की तरफ ये जुड़ी होती है, और ये शुक्राशय भी इसके, और ये इस प्रकार से इसकी जो मानव में जो नर जनन तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो इस प्रकार से मानव में नर जनन तंत्र। और जो अगर बात करते हैं तो शुक्रवाहिनी, तो जो शुक्राणुओं को किसकी सहायता से, तो ये शुक्रवाहिनी की सहायता से ये शिशन तक ये पहुंचाने का जो कार्य करती है। इस प्रकार से ये नली आपसे ये जा रही है। देन इसके बाद में अगर बात करते हैं तो हम इसके बाद में बात करेंगे, हम मादा जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो मादा जनन तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले तो मादा जनन तंत्र में सबसे पहले अगर बात करते हैं तो मादा जनन तंत्र में जो मादा होती है उसमें क्या होता है, अंडाशय होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ये मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका निर्माण में अंडाशय में होता है। अगर हम बात करते हैं तो अंडाशय तो मादा युग्मक होता है एक तरह से, और ये अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही क्या होते हैं, अंडाशयों में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। तो लड़की जब जन्म लेती है उसी समय से क्या होते हैं, जो अंडाशयों में अगर बात करते हैं तो हजारों अपरिपक्व से हम कह सकते हैं कि प्रीमैच्योर्ड, जो पूरी तरह से क्या होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं अंडे, लेकिन होते हैं यौवनारंभ पर इनमें से क्या होते हैं, कुछ अंडे होते हैं जो परिपक्व हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से जो लड़की यौवनारंभ में अगर प्रारंभ हो जाती है, तो जो इनमें से क्या होते हैं, कुछ अंडे परिपक्व होने लग जाते हैं।
और दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंडे उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। जिस प्रकार से हम बात करते हैं तो मादा जनन तंत्र में दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंडे उत्पन्न करता है। इसीलिए जो पहले जो अंडे होते हैं वो एक मेंस्ट्रुअल पीरियड में ये बाहर आ जाता है। इसी प्रकार जो महीने के ये एक परिपक्व अंडा ये बाहर निकल जाता है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं अंडवाहिका, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अगर आपसे पूछते हैं तो निषेचन की अगर क्रिया की बात करते हैं तो कहाँ पर ये संपन्न होती है, तो ये फैलोपियन ट्यूब में ये संपन्न होती है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करने का जो कार्य करती है वो क्या करती है, फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम अंडवाहिका कहते हैं। अंड कोशिका होती है ये शुक्राणु का निषेचन पर होता है। जो अंड कोशिका व शुक्राणु का जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिका में होता है। इसके बाद में हम थर्ड अगर इसमें बात करते हैं तो गर्भाशय, ये एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का ये क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा योनि में खुलता है। अगर बात करते हैं तो गर्भाशय जो ग्रीवा की सहायता से ये जो वेजाइनल पार्ट होता है उसमें ये खुलता है। इस प्रकार से ये ग्रीवा होती है, इसका जो बाहरी पार्ट होता है वो योनि होती है। और अगर गर्भाशय की बात करते हैं तो गर्भाशय इस प्रकार से होता है, जो बच्चा यहाँ पर आपकी जो क्रिया होती है निषेचन की ये संपन्न होती है, जो कि फैलोपियन ट्यूब होता है, जो कि यहाँ पर ये एक अंड यहाँ पर होता है, एक अंडा यहाँ पर होता है। दोनों जिस प्रकार से निषेचन होता है इस प्रकार से यहाँ पर से ये अंडा रिलीज करते हैं, तो ये अंडा यहाँ पर आ जाता है, इससे ये अंडा यहाँ पर आ जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर शुक्राणु पहुँचता है इस तरह से अंडाणु आता है, तो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक क्रिया होती है। देन उसके बाद में ये जो अंडे में यहाँ पर ये स्थानांतरण हो जाती है, जिसके बाद में ये जब जाइगोट अवस्था हो जाती है तो इससे ये वापस यहाँ पर आ जाती है, यानी अंडवाहिका में ये वापस आ जाती है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद में जो जाइगोट बनने के बाद में युग्म कहा जाता है, इस प्रकार ये फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। देन इसके बाद में हम बात करेंगे जब अंड कोशिका निषेचन होता है, तो हम इसमें जो कंडीशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब कहते हैं कि अंड कोशिका का जब निषेचन होता है तो इसमें क्या हो जाता है, जो निषेचित अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, युग्मनज कहलाता है। जब हम बात बताते हैं जब शुक्राणु और जो अंडाणु का जब मिलन होता है तो देन उसके बाद में जो जाइगोट अवस्था बनती है, युग्मनज बनता है, वो क्या कहलाता है, निषेचित अंड युग्मन कहलाता है। जो गर्भाशय में रोपित होता है, जो कि क्या होता है, गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा इसके बाद में ये भ्रूण का निर्माण होता है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं प्लेसेंटा की। तो प्लेसेंटा के माध्यम से क्या होता है, एक जोड़ा रहता है। तो इसमें एक विशिष्ट ऊतक है, ये एक स्पेशल टिश्यूज होता है, जिसकी जो हम बात करते हैं तो इसकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है, तस्तरीनुमा संरचना होती है, जो गर्भाशय में धसी हुई होती है। अगर इनके कार्य की बात करते हैं तो इसके कार्य की बात करेंगे हम, तो ये माँ के रक्त में जो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पोषण किसको प्रदान करते हैं, तो ये भ्रूण को ये प्रदान करने का कार्य जो करेंगे वो कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। देन इसके बाद में अगर बात करते हैं तो भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का ये निपटान भी करते हैं। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक ये समय को क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। इसकी जो अवधि की बात करते हैं तो लगभग 9 महीने होता है। अंड से निषेचन तक की अगर बात करते हैं तो उसमें शिशु जन्म तक की जो समस्या को जो समय होता है वो टाइम होता है, उसको क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। इसकी अगर अवधि की बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं, लगभग 9 महीने होते हैं। देन इसके बाद में हम बात करेंगे जब अंड निषेचन नहीं होता है, तो वो तो होने की प्रक्रिया हो गई थी, अब नहीं होने की प्रोसेस में अगर देखते हैं तो ये क्या करेंगे हम, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। तो जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हर महीने जो मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होता है उसमें क्या करता है, खुद को ही निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए क्या होता है, ये तैयार होता है। इसमें जो गर्भाशय की जो भित्ति होती है जो मांसल और स्पॉन्जी होती है, जो कि भ्रूण विकास के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती, अतः ये परत धीरे धीरे टूटकर जो वेजाइनल
पार्ट होता है, यानी योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, जो रजोधर्म या फिर माहवारी या फिर मेंस्ट्रुअल सर्किल बोलते हैं। ये चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है और ये इसे ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म भी से हम कहते हैं। 40 से 50 उम्र की जो उम्र होती है, उसके बाद में जो अंडाशय होता है उसमें अंड का निर्माण होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो रजोधर्म होता है वो बंद हो जाता है, जिसे हम उस पीरियड को क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं। तो अगर आप बात करते हैं जो अगर जो चक्र होता है उसे तो हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग को तो हम ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, और जो रजोधर्म बंद हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो कब होता है ये, 40 से 45 यानी 50 वर्ष की उम्र में अंडाशय का निर्माण होना बंद हो जाता है, उत्पन्न होना बंद हो जाता है। अब देखेंगे हम जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जनन स्वास्थ्य के अगर हम बात करते हैं तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है जनन से संबंधित जो सभी आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक यानी फिजिकली, और मेंटेलिटी मतलब मानसिक, और जो सामाजिक सोशल, एवं जो व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। इसमें हम देखेंगे रोग का लैंगिक सर्च। तो इसमें होता है एसटी, जो कि अनेक रोगों को लैंगिक संचरण भी हो सकता है। जैसे इसमें होता है जीवाणु जनित, जैसे गोनेरिया और सिफिलिस रोग। और जो विषाणु जनित की अगर बात करते हैं तो इसमें होता है मस्सा, वार्ड्स और HIV एड्स, एडिनोसिन ट्राई। दैन इसके बाद में अगर बात करते हैं तो कॉन्डम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकने के लिए संभव हो सकता है। तो अगर आपसे बात करते हैं तो जैसे विषाणु जनित और अगर जीवाणु जनित का रोगों की अगर रोकथाम के लिए कुछ कर सकते हैं तो उसमें कॉन्डम का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको बात करते हैं तो गर्भनिरोधक को टेबलेट भी आती है, जिसे हम इसमें गर्भ धारण को रोकने में गर्भरोधन कहलाता है। अब हम इसमें देखते हैं जो गर्भरोधन किस प्रकार से, गर्भरोधन के अगर प्रकार की बात करते हैं तो हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो इसमें देखेंगे हम, इसमें देखते हैं सबसे पहले यांत्रिक अवरोध। इसमें सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसमें कॉन्डम का यूज करके भी रोक सकते हैं और सकाइकल कैप लगाकर भी इसमें। दैन इसके बाद में अगर रासायनिक टेक्निक के बारे में अगर बात करते हैं तो केमिकल में तो हम दवाई के द्वारा गर्भनिरोधक को रोक सकते हैं। इसके बाद में IUCD के द्वारा हम इसमें लूप इस्तेमाल करके, और ये ट्यूबेक्टोमी, यानी ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जो शुक्राणु जो शुक्रवाहिनी होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको नसबंदी एक तरह से हम कह सकते हैं, या फिर शल्य क्रिया, और या फिर शल्य क्रिया नेक्स्ट में इसमें नसबंदी, और ये ट्यूबेक्टोमी के द्वारा भी हम गर्भरोधन के ये प्रकार होते हैं। अब हम एक एक के बारे में देखेंगे तो किस प्रकार से हम देखेंगे हम। तो इसमें गर्भरोधन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम यांत्रिक अवरोध। शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। इसके उदाहरण की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, शिशन को ढकने के लिए इसमें क्या करते हैं, हम जो कॉन्डम होता है उसका यूज करते हैं। और जो योनि में रखे जाने वाले जो सर्वाइकल कैप होते हैं, जो कि लेडीज कॉन्डम की हम बात कर सकते हैं वो। दैन इसके बाद में हम सेकंड देखते हैं तो रासायनिक टेक्निक के द्वारा मादा में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन संतुलन को क्या करता है, परिवर्तित यानी चेंज कर देता है। दैन इसके बाद में अगर बात करते हैं तो इसके अन्य अलावा इसके प्रभाव के विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। इसमें IUCD होता है, इंट्रा यूटेरिन कंसेप्टिव डिवाइस के द्वारा भी हम इसको रोक सकते हैं। इसमें हम किस प्रकार से हम इनको रोकने के लिए प्रयास करते हैं, तो इसमें लूप या फिर कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित करते हैं, जिससे क्या होता है, गर्भधारण नहीं होता है। अब समझो आप लूप या कॉपर टी होती क्या है। तो कॉपर टी एक प्रकार से कॉपर की जो कॉपर धातु होती है उसकी एक टी आकार की एक क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है, जिसको जो वेजाइनल पार्ट होती है उसमें जो अंदर गर्भाशय होता है इसमें स्थापित कर दिया जाता है। देन जिससे क्या होता है, जब निषेचन की क्रिया होती है तो जो कॉपर टी होती है इससे क्या है, शुक्राणु जब टकराते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी सक्रिय नहीं हो पाते हैं, जिससे वो नष्ट हो जाते हैं। तो इससे जो गर्भ नहीं ठहरता है। तो इस प्रकार से कॉपर टी कार्य करती है।
देन इसके बाद में हम देखते हैं शल्य क्रिया टेक्निक। इसमें क्या होता है, नसबंदी होती है जो कि पुरुषों में शुक्रवाहिका को रोक पर इसमें जो शुक्राणुओं का स्थानांतरण क्या होता है, रुक जाता है। जिसमें जो शुक्रवाहिनी होती है उसमें क्या होता है, कट लगा कर उसको हम। देन इसके बाद में होता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होती है, जो महिला नसबंदी होती है इसमें महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर और अंड के स्थानांतरण को क्या करते हैं, रोक देते हैं। देन इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट भ्रूण हत्या। तो मादा भ्रूण को हम गर्भाशय में ही मार देना क्या होता है, भ्रूण हत्या कहलाती है। तो क्या होती है, मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना क्या होती है, भ्रूण हत्या होती है। एक स्वास्थ्य समाज के लिए होता है, हम कहते हैं कि एक स्वास्थ्य समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक होता है। ये तभी संभव होता है जब लोगों को जागरूकता फैलाई जाती है। भ्रूण हत्या तथा लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। देन इसके बाद में हम बात करेंगे पर्सनली आपके क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। तो ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे। सबसे पहले तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्न में से किसमें युग्मक बनते हैं। तो हम कह सकते हैं किसमें युग्मक बनेंगे, तो लैंगिक जनन में ऑब्वियस सी बात है युग्मक बनेंगे, न कि अलैंगिक में, न कि खंडन में। इसमें खंड होते हैं, अलैंगिक में कोई। और ये कायिक प्रजनन में क्या होता है, जैसे हाइड्रा होता है, तो हाइड्रो में क्या होता है, उसमें एक मुकुलन के जरिए उसमें बर्ड निकलते हैं। देन इसके बाद में प्लाज्मोडियम किस प्रकार का जनन करता है। तो प्लाज्मोडियम की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन पाया जाता है, बहुखंडन पाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा पुष्प का भाग नहीं है। तो इसमें जो पुष्प का बात करते हैं तो तना, पुंकेसर, और अगर ये बात करते हैं तो बाद ये नहीं है। लेशमानिया के द्वारा जनन होता है, तो लेशमानिया के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। आलू पौधे में किस प्रकार से जनन करता है, तो इसमें भी अलैंगिक जनन होते हैं। इसमें जो मुकुलन होते हैं उसमें से निकलते हैं। एक नरलिंग होता है, तो नरलिंग होता है, इसमें जो नरलिंग की बात करते हैं तो वृषण होता है। एक फूल में मादा होता है, तो उसमें मादे की बात करते हैं तो उसमें जायंग होता है, या फिर स्त्री केसर मादा होता है। देन इसके बाद में अगर बात करते हैं तो बच्चा, युग्मक, भ्रूण, युग्मनज और निम्न को सही क्रम में जमाते हैं। तो सही क्रम की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें निषेचन होगा फर्स्ट नंबर पर। देन इसके बाद में युग्मक बनते हैं, युग्मक से युग्मनज। देन इसके बाद में भ्रूण होता है, भ्रूण के बाद में ये बच्चे का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये सबसे पहले आएगा निषेचन, देन इसके बाद में युग्मनज, युग्मक, देन इसके बाद में युग्मनज बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर बच्चा बनेगा। देन इसके बाद में अगर बात करते हैं तो निम्न को नर व मादा जनन अंगों के रूप में विभाजित कीजिए। तो अगर बात करते हैं तो अंडा होता है, जो कि अंडाशय होता है, मादा जनन तंत्र होता है। शुक्राणु होता है, ये नर जनन तंत्र होता है। शुक्रवाहिनी की अगर बात करते हैं तो ये नर जनन तंत्र होती है। गर्भाशय की अगर बात करते हैं तो मादा जनन तंत्र होता है। अंडवाहिनी होती है, ये मादा जनन तंत्र होता है। वृषण और श्वसन की अगर बात करते हैं तो ये नर जनन तंत्र होता है। और अगर ग्रीवा की अगर बात करते हैं तो ये मादा जनन तंत्र होती है। इस प्रकार से अगर बात करते हैं तो निम्न के नाम बताओ। तो यहाँ पर शुक्राणु का उत्पादन होता है। तो शुक्राणु का अगर उत्पादन की बात करते हैं तो यहाँ पर, तो कहाँ पर होता है शुक्राणु का, ये वृषण में होता है। देन इसके बाद में होता है मादा जनन तंत्र, यहाँ पर निषेचन होता है। तो ये ट्यूब यानी जो फैलोपियन ट्यूब होती है यानी अंडवाहिनी में होता है। IUCDS को कहाँ यहाँ पर स्थापित किया जाता है, तो ये IUCDS की बात करते हैं तो कॉपर्टी होती है, उसे भी क्या पर ये गर्भाशय यानी परिपक्व होने पर बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है। तो परिपक्व होने पर जो बीजांड होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। एक द्विलिंगी पुष्प की अगर बात करते हैं तो देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन के दौरान युग्मनज बनते हैं। तो फर्स्ट इसमें सही है, यानी प्रथम कथन सही है, लेकिन परंतु कथन 2 सही नहीं है। तो इसमें सी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, देख आपके क्वेश्चन है ये देख लेना आप। इससे पहले आपने पढ़ ही लिया है, आपको ये क्वेश्चन और करा देते हैं लास्ट। अंड का निर्माण
वृषण होता है, ये गलत है। अंड का निषेचन गर्भाशय में होता है, अंड का जो निषेचन होता है वो गर्भाशय में होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें से सेकंड है, ये सही है। देन इसके बाद में बात करते हैं अमीबा में द्विखंडन निम्न में से सही क्रम क्या है। तो अमीबा में अगर द्विखंडन की बात करते हैं तो सही क्रम इसमें क्या है, इसमें है फर्स्ट, टू, थर्ड, थ्री, इसमें सही क्रम ये है। देन इसके बाद में अगर बात करते हैं तो इसमें किस प्रकार से चित्र ये। देन इसके बाद में अगर बात करते हैं तो हाइड्रा में मुकुलन दर्शाने के लिए उचित क्रम को रेखांकित कीजिए। तो इसमें अगर हाइड्रा में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये अवस्था होती है। देन इसके बाद में ये वर्ड निकलता है जो कि ये नन्हे मुकुल होते हैं। देन इसके बाद में जो पूर्णतः परिपक्व हो जाते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, इसको सेपरेट करके ये अलग से ये विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार से एक हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। देन इसके बाद में अगर बात करते हैं तो इसमें सेकंड अगर बात करते हैं हम, इसमें जो प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का प्रजनन होता है, बहुखंडन के प्रकार का होता है। मनुष्य में अंड का निषेचन कहाँ पर होता है, तो ये योनि में होता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। दो उभयलिंगी पुष्पों के नाम बताओ, ये आप देख लेना। कायिक प्रवर्धन क्या है, कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, कई कोशिका होती है जिनसे नई कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका में डीएनए कहाँ पर उपस्थित होता है, तो ये केंद्र में होता है। देन इसके बाद में अगर बात करते हैं तो पौधों में जनन अंग कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो पौधों में जनन अंग कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो जो पुंकेसर के ऊपर जो इस प्रकार से जो फूल में इस प्रकार से जो ऊपर तंतुनुमा संरचना होती है, यहाँ पर ये। देन इसके बाद में गर्भ निरोधन हेतु रासायनिक विधि कौन सी है, तो ये गर्भ निरोधन हेतु रासायनिक अगर विधि की बात करते हैं तो ये दवाई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन बद के कारण बताओ। प्लेसेंटा क्या है, इसके कार्य। तो प्लेसेंटा क्या है, एक तंतुनुमा एक क्या होती है, ये संरचना होती है जो कि जो रक्त एवं जो बच्चों को पोषण देने में ये एक तरह से सहायता करती है। हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीव होने का क्या कारण है, तो हमारे चारों तरफ जो जीव होने का क्या कारण है, तो हमारे चारों तरफ जो विभिन्न प्रकार के जीव है ये जनन से ही संभव है। इसी कारण ये जीव जनन करके ही ये हमारे चारों तरफ ही। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये कायिक प्रवर्धन जो विधि होती है इसको हम उगाने के लिए क्यों विधि, जिस प्रकार से जो जिसमें बीज नहीं बनते हैं, जो किसी पौधे में अगर बीज नहीं बनते हैं तो उनके लिए जो कायिक प्रवर्धन विधि होती है ये सही होती है। इसमें क्या होता है, जो पौधे की जो लाइफ होती है वो कम होती है, लेकिन इससे जिस प्रकार से गुलाब, ब्रायोफिलम की पत्ती, जिस प्रकार से इससे क्या होता है, जो जिसमें बीज नहीं बनते हैं उन पौधों को तैयार करने में ये कायिक प्रवर्धन जो विधि होती है जो सबसे बेस्ट विधि होती है। मनुष्य में नर व मादा लिंग हार्मोन का नाम बताओ। फूल के विभिन्न भागों का नाम लिखो। पुंकेसर, स्त्री केसन, जायंग, पुमंग। देन इसके बाद में एकलिंगी और उभयलिंगी पुष्प में अंतर बताओ। तो एकलिंगी पौधे में क्या होता है, उसमें क्या तो या तो फिर स्त्री या फिर जो नर या फिर मादा, दोनों में से एक ही क्या होता है, लिंग उपस्थित होता है। जबकि उभयलिंगी में अगर बात करते हैं तो इसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। एसटीडी का पूरा नाम बताओ। तो एसटीडी का जो ये हार्मोन्स होते हैं, स्वयं परागण और परापरागण में क्या अंतर होता है। स्वयं परागण में क्या होता है, स्वयं परागण होता है एक ही फूल पर, अगर एक ही पौधे में एक ही फूल से एक ही फूल पर क्या होता है, जो परागण होता है वो स्वयं परागण होता है। और परपरागण की बात करते हैं तो एक पौधे से दूसरे पौधे के फूल पर जो परागण होता है वो क्या होता है, परपरागण होता है। निम्न में से प्रजनन की विधियों के नाम बताओ। जैसे हाइड्रा में अलैंगिक होता है, अमीबा में अलैंगिक होता है, प्लेनेरिया में। देन इसके बाद में कहते हैं कि ऊतक संवर्धन और पौधों में निषेचन को किस प्रकार से समझाइए। वीर्य कैसे बनता है ये आपको बता दिया है। नर में किस प्रकार से ये चित्र बनाई, इस प्रकार ये आप क्वेश्चन आपको इसमें से क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, उनको आप स्वयं से करें। ये आपके बड़े क्वेश्चन हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे तो आपके जो दीर्घ क्वेश्चनों का हल है ये। तो ये गर्भ निरोधन की अगर आप बात करते हैं तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।